हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट होम साइंस। तो आज हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, डाइंग जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया है उसके एमसीक्यू करेंगे आज हम इसमें। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने डाइज के बारे में जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि डाइज जो होती हैं सोल्यूबल भी होती हैं वाटर और इनसोल्यूबल भी होती हैं। यही तो पढ़ा था ना हमने, जो सिंथेटिक डाइज के बारे में हमने पढ़ा था कि वो डाइज जो होती हैं सोल्यूबल भी होती हैं, यानी पानी में घुल भी जाती है और पानी में घुल नहीं, मतलब कुछ डाइज ऐसी होती हैं जो वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं, और कुछ डाइज ऐसी होती हैं जो वाटर में सोल्यूबल होती हैं। तो अगर हम बात करें कि वाटर में कौन कौन सी डाइज सोल्यूबल होती हैं, तो एसिड डाइज, रिएक्टिव डाइज, डायरेक्ट डाइज, मॉडर्न डाइज, ये जो होती हैं वाटर सोल्यूबल होती हैं। बेसिक डाइज भी कैसी होती हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी डाइज है जो कि वाटर इनसोल्यूबल हैं, तो एजोए डाइज, डिस्पर्स डाइज, सल्फर डाइज और जो वेट डाइज है ये कैसी होती हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं। अब जब कोई भी डाई है जो वाटर में सोल्यूबल है तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भी कैरी करती है, यानी क्योंकि वाटर के पास आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो जो एनायनिक डाइज होती हैं और कैटायनिक डाइज, एनायनिक डाइज का मतलब है जो अब कैसे चार्ज को कैरी करती है, नेगेटिव चार्ज, और कैटायनिक का मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करती हैं। तो ऐसी कौन सी डाई है जो कैटायनिक है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है, वो है बेसिक डाइज। और अगर हम बात करें जो एनायनिक डाई है जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है, वो कौन सी डाई है, एसिड डाई, रिएक्टिव डाइज, डायरेक्ट डाइज। ये सब कैसी डाई हैं जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करती हैं। तो आज हमने ये अपना मतलब थोड़ा रिवाइज कर लिया है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एसिड डाई। एसिड डाई बताइए वाटर में सोल्यूबल होती है या वाटर में इनसोल्यूबल होती है। एसिड डाई वाटर में सोल्यूबल होती है या वाटर में इनसोल्यूबल होती है। तो एसिड डाई कैसी होती है, वाटर में, एसिड डाई कैसी होती है, वाटर में सोल्यूबल होती है। और इसके साथ साथ जब वाटर में सोल्यूबल है तो आयंस वाटर में प्रेजेंट होते हैं, कोई ना कोई चार्ज कैरी करती होगी, तो कौन सी, एनायनिक है। एसिड डाई कैसे चार्ज को कैरी करती है, नेगेटिव चार्ज को कैरी करती है, और एसिड डाई कैसी होती है, वाटर में सोल्यूबल होती है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात आती है कि पॉलिस्टर फैब्रिक्स जो होते हैं उन पे कौन सी डाई की जाती है। तो पॉलिस्टर फैब्रिक पे जो डाई की जाती है वो बेसिक डाई होती है, डिस्पर्स डाई होती है, रिएक्टिव डाई होती है या एजोइक डाई होती है। कौन सी डाई है जो कि पॉलिस्टर फैब्रिक पे की जाती है। तो कौन सी डाई है जो पॉलिस्टर फैब्रिक पे की जाती है। एक इकलौती डाई ऐसी है जो कि पॉलिस्टर या फिर बोल सकते हैं इन फैब्रिक्स के लिए बनाई जाती है। वो कौन सी डाई है, वो है डिस्पर्स डाई। कौन सी डाई है, डिस्पर्स डाई। डिस्पर्स डाई को हम फैलने वाले रंग के नाम से भी जानते हैं और ये स्पेशली पॉलिस्टर नायलॉन के लिए यूज की जाती है। और डिस्पर्स डाई, अगर आपसे एक क्वेश्चन और बने यहाँ पे कि डिस्पर्स डाई वाटर में सोल्यूबल होती है या वाटर में इनसोल्यूबल होती है, तो वाटर में कैसी होती है, जो डिस्पर्स डाई होती है वो वाटर में इनसोल्यूबल होती है। और इनको फैलने वाले रंग कहा जाता है। जब वाटर में इनसोल्यूबल होती है तो ये कैसी डाई है, नॉन आयोनिक डाइज है, यानी इसके ऊपर कोई भी आयंस प्रेजेंट, मतलब आयंस जो है इनमें प्रेजेंट नहीं होते इन डाई में। ठीक है। और इस डाई को करने के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, हाई चाहिए होता है। किस डाई में, डिस्पर्स डाई में। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं कि डिस्पर्स डाई अगर पूछे जाने लगे वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में इनसोल्यूबल है, तो वाटर में इनसोल्यूबल है। इसके साथ साथ ये स्पेशली पॉलिस्टर नायलॉन मेन मेड फाइबर के लिए यूज की जाती है। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। टैरन पर्पल कलर ऑब्टेन बाय, हमने बात की थी जब डाइंग का चैप्टर कंप्लीट करा था, स्टार्ट किया था, कि जो टायरन पर्पल कलर है वो एक इंसेक्ट से लिया, मतलब एक फिश से लिया जा रहा था जो किस में रहती थी, भूमध्य सागर में पाई जाती है, मेडिटेरियन सी में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, एनिमल्स। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, एनिमल्स। यानी जो टायरन पर्पल कलर है वो एक नेचुरल डाइज के अंदर आती हैं और एनिमल से ऑब्टेन की जाती है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ है। अब वही क्वेश्चन जो हमने पहली बात की थी, डिस्पर्स डाई कैसी हैं, वाटर इंसोल्यूबल है, नॉन आयनिक है, हाइड्रोफोबिक है, ऑल।
बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा। डिस्पर्स डाई वाटर में इंसोल्यूबल है, नॉन आयोनिक है, हाइड्रोफोबिक है, या सभी गुण रखती हैं अपने, मतलब सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करती हैं डिस्पर्स डाई। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑल होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिस्पर्स डाई वाटर में सोल्यूबल होती हैं, इनसोल्यूबल होती हैं। जब वाटर में इनसोल्यूबल, उनके पास कोई आयनिक चार्ज नहीं होंगे, तो नॉन आयोनिक है। इसके साथ साथ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो आपने मतलब ये नेम पढ़े होंगे। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, तो अगर हम बात करें कि जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो कौन से होते हैं, और अगर हम बात करें कि हाइड्रोफिलिक हैं वो कौन से होते हैं, तो हाइड्रोफिलिक ऐसे फैब्रिक होते हैं जो कि क्या करते हैं, जल के साथ अपना संबंध बनाते हैं। लेकिन हाइड्रोफोबिक ऐसे होते हैं जो कि जल के साथ अपना क्या है, मतलब बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो हाइड्रोफोबिक ऐसे होते हैं जो जल के साथ अपना संबंध नहीं बनाते हैं। तो जैसे पॉलिस्टर फैब्रिक हैं, वो सब कैसे होते हैं, जितने भी मैनमेड फैब्रिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसके साथ साथ जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। अब आप देखते होंगे गर्मी में है, आप कॉटन वियर करते हैं या नायलॉन के फाइबर्स के कपड़े वियर करते हैं? आप कॉटन वियर करते हैं, लिनन वियर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेती हैं अपने अंदर। ठीक है, तो क्या क्यों? क्योंकि उनके पास हाइड्रोफोबिक कैसा है, उनके पास हाइड्रोफिलिक गुण होता है नेचुरल फाइबर्स के पास। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि डिस्पर्स डाई जो हो रही हैं वो किस पे यूज की जाती हैं, पॉलिस्टर नायलॉन पे, और ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। और तो इसलिए सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सही मानी जाएंगी, और यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका फोर्थ करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है मैजिक डाई। मैजिक डाई कौन सी होती है? बेसिक डाई को कहा जाता है, एजोइक डाई को कहा जाता है, डिस्पर्स डाई को कहा जाता है, या एसिड डाई को कहा जाता है? तो कौन सी डाई को मैजिक डाई कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो मैजिक डाई कौन सी डाई को कहा जाता है? एजोइक डाई को मैजिक डाई कहा जाता है। इसके साथ साथ एजोइक डाई जो होती है वो आइस डाई के नाम से भी जानी जाती है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल डाई है, जिसकी वजह से इसको मतलब जब इसका यूज़ किया गया तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हुई, तो जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बैन डाई कौन सी है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि एजोइक डाई जो है बैन डाई है, और इसको मैजिक डाई के नाम से, नेप्थोल डाई के नाम से, रैपिडोजन नाम डाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये इसको आइस या कोल्ड डाई के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है। सिक्स क्वेश्चन है वाटर इंसोल्यूबल डाई कौन कौन सी है? वेट डाई, सल्फर डाई, डिस्पर्स डाई, या सभी वाटर इंसोल्यूबल है? जो जल्दी अपना आंसर दीजिए। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि वाटर में इंसोल्यूबल डाई कौन सी है? तो वेट डाइज भी इंसोल्यूबल है, सल्फर डाइज भी, डिस्पर्स डाई भी। तो इसका आंसर बनेगा ऑल। ऑल ऑप्शन करेक्ट। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। इंडिगो डाई किसका एग्जाम्पल है? वेट डाई का, डिस्पर्स डाई का, एसिड डाई का, या बेसिक डाई का? तो इंडिगो डाई जो है किसका एग्जाम्पल है? वेट डाई का। हमने बात की थी वेट डाई की, जब हम मतलब पढ़ा था तो क्या वेट डाई के बारे में बात की थी कि वेट डाई जो होती हैं ल्यूकोबॉन्ड बनाती हैं। इसके साथ साथ वेट डाई जो होती हैं वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं। जब इन्हें यूज किया जाता है तो पहले वाटर में सोल्यूबल बनाया जाता है, यूज करने के बाद, डाई करने के बाद कपड़े के ऊपर फिर उसको वाटर इनसोल्यूबल बनाया जाता है, जिससे कि ये कपड़े से बाहर ना निकले। ठीक है। एट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट डाइज इनटू सोल्यूबल ल्यूकोफॉर्म। तो उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन, डाइंग, डोपिंग, या वेटिंग? क्या कहा जाता है? तो वेटिंग कहा जाता है कि जब वेट डाई को सोल्यूबल फॉर्म में चेंज किया जाता है, क्योंकि ये वाटर में इनसोल्यूबल होती है, लेकिन इसको करने के लिए डाई को क्या करना पड़ेगा? पहले वाटर में सोल्यूबल बनाना पड़ेगा। तो इसलिए जब वाटर में इसको सोल्यूबल बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाटर सोल्यूबल डाई कौन सी होती है? डायरेक्ट डाई, वेट डाई, सल्फर डाइज, या डिस्पर्स डाई? ऐसी कौन सी डाई है जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है? जल्दी जल्दी अपना जवाब दें। वाटर सोल्यूबल डाई कौन सी होती है? तो डायरेक्ट डाई जो होती है वो वाटर में सोल्यूबल होती है। वाटर में कौन सी सोल्यूबल होती है? डायरेक्ट डाई वाटर में सोल्यूबल होती है, बल्कि वेट डाई, सल्फर डाई, डिस्पर्स डाई, ये सभी कैसी होती है? वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसी कौन सी डाई है जो कि वूल के ऊपर यूज की जाती है? डाई यूज्ड ऑन वूल। ऐसी कौन सी डाई है जो कि वूल के ऊपर यूज की जाती है? एसिड डाई, बेसिक डाई, डिस्पर्स डाई, या एजो डाई?
जल्दी जल्दी अपना जवाब दें। तो जो डाई वूल के ऊपर यूज़ की जाती है वो एसिड डाई होती हैं, क्योंकि एसिड डाई जो होती हैं वो प्रोटीन फाइबर को रखने के लिए अच्छी मानी जाती है, और जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो वूल के लिए अच्छी मानी जाती हैं। 11th क्वेश्चन है कोल्ड डाई, ठंडी डाई या आइस डाई किसको कहा जाता है? हमने पीछे भी कवर किया है। तो कोल्ड डाई जो है एजो डाई को कहा जाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। कैटायनिक डाई कौन सी होती है? कैटायनिक डाई मतलब वाटर सोल्यूबल होंगी, जब तो वो अपने ऊपर चार्ज कैरी कर रही हैं। वाटर सोल्यूबल होंगी तभी तो वो आयनिक है, जब वो कैटायनिक एनायनिक में परिवर्तित होती हैं, कि मतलब कोई अपना नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, कोई पॉजिटिव। तो कैटायनिक डाई कौन सी होती है? एक लोथी डाई है, बेसिक डाई, जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करती है। 13 क्वेश्चन है एनायनिक डाई कौन सी होती हैं? जल्दी जल्दी अपना जवाब दीजिए। एसिड डाई, डायरेक्ट डाई, डिस्पर्स डाई, रिएक्टिव डाई, या एसिड डाई, डायरेक्ट डाइज और रिएक्टिव डाइज। तो एनायनिक डाई कौन सी होती हैं? इसका आंसर है ई ऑप्शन करेक्ट। एसिड डाइज भी एनायनिक होती हैं, और इसके साथ साथ डायरेक्ट डाइज भी और रिएक्टिव डाइज भी, क्योंकि ये सारी वाटर में सोल्यूबल भी होती हैं। 14 क्वेश्चन है सिंथेटिक डाई जो है वो कब आई थी? तो 19th सेंचुरी में आई थी। विलियम हेनरी पैर्किन ने इसको खोजा था, और 1856 में, तो इसलिए इसका ऑल ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ल्यूकोबॉन्ड कौन सी डाई है जो कि ल्यूकोबॉन्ड बनाती है? डिस्पर्स डाई, वेट डाई, एसिड डाई या बेसिक डाई? तो अभी हमने पीछे भी क्वेश्चंस में कवर किया है कि वेट डाई जो होती है वो कौन सा बॉन्ड बनाती है? ल्यूकोबॉन्ड बनाती है, तो इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट। चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी डाई बनाती हैं? जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी डाई बनाती हैं? डायरेक्ट डाइज, रिएक्टिव डाइज, वेट डाइज या नॉन आयनिक डाइज? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डायरेक्ट डाइज बनाती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। 17 क्वेश्चन हार्मफुल या बैन डाई कौन सी है? जल्दी अपना जवाब दीजिए। वेट डाई, रिएक्टिव डाई, एजोइक डाई या सल्फर डाई? तो 17 का ऑप्शन सी करेक्ट, क्योंकि एजो डाई जो है बैन डाई है, क्योंकि जब इसका यूज किया गया तो ये स्किन को एलर्जी कर रही थी, स्किन कैंसर वगैरह भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया। 18 क्वेश्चन इज वीक बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या ल्यूको बॉन्ड? सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है सबसे वीक बॉन्ड होता है। पर्शियन ब्लू कलर ऑब्टेन बाय, ये पर्शियन ब्लू कलर किसके मतलब बोलें तो किससे ऑब्टेन होता है? सबसे पहले तो ये बात करें कि ये प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से किससे ऑब्टेन होता है? जल्दी अपना जवाब दें। तो ये मिनरल से ऑब्टेन होता है, और किसकी से होता है? तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से और आयरन सल्फेट के मिश्रण से ये जो है पर्शियन ब्लू कलर जो है ऑब्टेन होता है। 20 क्वेश्चन है लीड क्रोमेट, लीड क्रोमेट से कौन सा कलर प्राप्त होता है? तो अगर हम लीड क्रोमेट की बात करें, ये मिनरल में आती है और नेचुरल डाई के अंदर आती है, और इससे होता है येलो कलर आपका ऑब्टेन। और वहीं अगर पूछें कि खाकी कलर किससे ऑब्टेन होता है, तो फेरस सल्फेट से। ठीक है, अगर पूछें कि खाकी कलर किससे मिलता है, तो फेरस सल्फेट से खाकी कलर ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये सब मिनरल डाई के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करें 22 क्वेश्चन की, तो अराइल अमाइड ग्रुप किन सी डाई के अंदर प्रेजेंट होता है? वेट डाई, एजोइक डाई, सल्फर डाई या डायरेक्ट डाई? तो अराइल अमाइड ग्रुप जो होता है वो कौन सी डाई के अंदर प्रेजेंट होता है? एजोइक डाई के अंदर प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन की बात करें कि वेट डाई को जब सोल्यूबल फॉर्म में चेंज किया जाता है, जिस प्रोसेस को वेटिंग के नाम से हमने जाना, तो उसके अंदर किसका यूज होता है, यानी उसको सोल्यूबल फॉर्म में बनाने के लिए? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिडिक एसिड या सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और कास्टिक सोडा? तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का और कास्टिक सोडा का यूज करके वेट डाई को सोल्यूबल फॉर्म में चेंज किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक यूनिवर्सल ब्लीच है। 24 डाइज कैसी होती हैं? वाटर में सोल्यूबल होती है, वाटर में इनसोल्यूबल होती है, या वाटर में अगर ये इनसोल्यूबल है तो इनको बाइंडर की जरूरत पड़ती है या नन? आंसर बताइए। तो डाई कैसी होती हैं? वाटर में सोल्यूबल होती हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 25 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेजेस ऑफ डाइंग, डाइंग के स्टेजेस के बारे में जब हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा था कि डाइंग जो है वो फाइबर स्टेज में भी, रेशे की अवस्था में भी, और धागे की अवस्था में भी, और फैब्रिक स्टेज में भी, तो सभी में की जाती है। 25 ऑप्शन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
26 क्वेश्चन है कि फाइबर डाई की कौन सी स्टेज होती है? तो हमने पढ़ा टॉप डाइंग, क्रॉस डाइंग, यूनियन डाई या पीस डाइंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? तो टॉप डाइंग ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि फाइबर की जो स्टेज में जो डाइंग की जाती है वो टॉप डाइंग है, जो कि किस पे की जाती है? वस्टेड वूलन पे की जाती है, और इससे इवन डाइंग आपको मिलती है। फिर 27 की बात करें तो क्रॉस डाइंग यूज की जाती है। तो अब हम बात करते हैं 27 क्वेश्चन की कि क्रॉस डाइंग इज यूज्ड फॉर, यानी क्रॉस डाइंग किस पे यूज की जाती है? नेचुरल फैब्रिक पे, आर्टिफिशियल फैब्रिक पे, ब्लेंडेड फैब्रिक पे, या इनमें से किसी पे भी नहीं। तो जो क्रॉस डाइंग है वो यूज की जाती है ब्लेंडेड फैब्रिक्स पर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। तो डॉप डाइंग, जो डॉप डाइंग है वो किसके लिए यूज की जाती है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डॉप डाइंग है वो फाइबर स्टेज की डाइंग है, और डॉप डाइंग किसके लिए यूज की जाती है? जितने भी संश्लेषित रेशे होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, उनके लिए यूज की जाती है डॉप डाइंग। फिर नेक्स्ट बात करें वस्टेड वूल के लिए कौन सी डाइंग यूज की जाती है? तो वस्टेड वूल के लिए टॉप डाइंग यूज की जाती है। 29 का एक ऑप्शन करेक्ट होगा। टॉप डाइंग, स्टॉक डाइंग और डॉप डाइंग तीनों ही फाइबर स्टेज की डाइंग है, फाइबर स्टेज की डाइंग है। वही हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन की, डाइंग यार्न वाउंड ऑन बीम्स, की जब आप यार्न्स को डाई करते हैं बीम्स पर लपेट के, तो उस डाई को क्या कहते हैं? बीम डाइंग के नाम से जानते हैं। तो 30 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वूल और सिल्क को डाई करने के लिए कौन सी डाई अच्छी होती है? एसिड डाई, नेप्थोल डाई, सल्फर डाई, या ये तीनों ही यूज की जाती हैं? जल्दी अपना जवाब दें, कौन सी डाई अच्छी होती है? तो एसिड डाई का जो है यूज किया जाता है। और एसिड डाई किसके लिए अच्छी मानी जाती है? एसिड डाई जो है ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर की जाती है, लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं एसीटेट, नायलॉन या एक्रिलिक, इन पे भी आप इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट होती है वो वूल और सिल्क के लिए होती है। ये कैसी होती है? एसिड डाई जो होती है थोड़ी सस्ती होती है। ठीक है, कौन सी डाई? एसिड डाई। और इसके साथ साथ सेल्यूलोज फाइबर में इसकी जो है कह सकते हैं ना, ये उपयुक्त नहीं मानी जाती है सेल्यूलोज फाइबर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। स्टेपल फाइबर के लिए कौन सी डाइंग यूज की जाती है? स्टॉक डाइंग, पीस डाइंग, जेट डाइंग, डॉप डाइंग। तो जो स्टेपल फाइबर है उसके लिए कौन सी डाई मानी जाती है? स्टॉक डाइंग अच्छी मतलब जो स्टेपल फाइबर को कलर किया जाता है वो स्टॉक डाइंग के द्वारा किया जाता है। पीस डाइंग की बात करें तो ये फैब्रिक स्टेज की, मतलब फैब्रिक को जो कलर करते हैं उसको पीस डाइंग या फैब्रिक डाइंग के नाम से जानते हैं। जेट डाइंग जो होती है, जितने भी नाजुक फाइबर होते हैं उन डिलिकेट फैब्रिक्स को कलर करने के लिए जेट डाइंग का यूज किया जाता है, ये भी फैब्रिक स्टेज की डाइंग है। और डॉप डाइंग जो है ये फाइबर स्टेज की डाइंग है, और डॉप डाइंग यूज की जाती है जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उनको कलर करने के लिए। 33 क्वेश्चन की बात करें तो डेलिकेट फैब्रिक डाइंग, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में ही बताया, तो डेलिकेट फैब्रिक डाइंग कौन, मतलब जो डेलिकेट कपड़े होते हैं उनको डाई करने के लिए कौन सी डाई यूज होती है? बीम डाइंग, टॉप डाइंग, जेट डाइंग या पैड डाइंग? जल्दी जल्दी अपना जवाब दें। बीम डाइंग होती है, टॉप डाइंग होती है, जेट डाइंग होती है या पैड डाई होती है? तो इसके लिए जेट डाई जो है उपयुक्त मानी जाती है। 34 क्वेश्चन की बात करें तो टो डाइंग किसके लिए यूज की जाती है? पहले तो ये बताइए कि टो डाइंग जो है किसके लिए यूज की जाती है? जल्दी जल्दी अपना जवाब दें। तो टो डाइंग है वो किसके लिए यूज की जाती है? फिलामेंट फाइबर के लिए यूज की जाती है। और ये कौन सी स्टेज की डाई है? तो ये फाइबर स्टेज की डाई होती है। वही अगर हम बात करें 35 क्वेश्चन की, तो बेस्ट कलर फास्टनेस प्रॉपर्टी जो होती है सेल्यूलोजिक फाइबर्स के लिए वो किसकी होती है? जल्दी अपना जवाब दे। तो वो होती है वेट डाइज की। तो वेट डाइज की जो कलर फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। और अगर आप चाहें तो इन्हें मॉर्डेंट का, मतलब इसके वेट डाई को मॉर्डेंट का यूज करके नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक पे भी इनका यूज किया जा सकता है, बट बेस्ट होती हैं ये सेल्यूलोजिक फाइबर के लिए। ठीक है, यही थे आज के क्वेश्चंस और आपको सारे एमसीक्यू अच्छे लगे होंगे। तो अगर हम बात करें वेट डाई की, तो वेट डाई जो होती है किसके लिए अच्छी मानी जाती है? सेल्यूलोजिक फाइबर के लिए वेट डाई जो है अच्छी मानी जाती हैं। एसिड डाइज की बात करी तो एसिड डाइज किसके लिए अच्छी थी? वूल और सिल्क के लिए अच्छी मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें सल्फर डाइज की, तो सल्फर डाई भी सूती और लिनन वस्त्रों पर की जाती हैं।
ठीक है। ये भी कैसी होती है सल्फर डाई भी? वाटर में इनसोल्यूबल होती है, इसे वाटर में सोल्यूबल बनाया जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें डिस्पर्स डाई की, तो डिस्पर्स डाई किस पे की जाती हैं? जितने भी पॉलिस्टर नायलॉन हैं उन कपड़ों पे जो है डिस्पर्स डाई की जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें बेसिक डाई की, तो बेसिक डाई को कोल्टा डाई के नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो यूज़ किया जाता है बेसिक डाई का, वो रेशम और जो ऊनी कपड़े होते हैं यानी सिल्क और वूल जो के कपड़े होते हैं, इनको चमकीला प्रभाव देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे एमसीक्यू। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।